हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन में। आज की वीडियो पार्ट 4 2000 प्लस सीरीज का। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, एक बार उन वीडियोस को भी देख लें। ये जो सीरीज है वो यूजफुल रहेगी आपके एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम, एफकेट एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम एंड अदर वनडे एग्जाम्स। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आप शुरू से लेके लास्ट तक पूरी देखते हैं तो ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। ये सीरीज है सीरीज का पार्ट 4 है। 3 पार्ट मैंने अपलोड किए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। The phrase equality before law used in 14th article of the Indian Constitution has been borrowed from। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इस्तेमाल वाक्यांश विधि के समक्ष समता लिया गया है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी ग्रीस। इससे पहले की वीडियोस में मैंने कई बार डिस्कस किया है कि हमारा जो संविधान है उसमें कई चीजें हैं जो दूसरे देशों के संविधान से अडॉप्ट की गई हैं, जिसमें से एक ये भी है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसको लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और चीजें हैं जैसे कि रूल ऑफ लॉ, सॉवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सारी चीजें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रिटेन के संविधान से हमने अडॉप्ट की हैं। इन सभी के लिए डेडिकेटेड वीडियो में बहुत ही जल्दी बनाऊंगा। अभी के लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्रिटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी अल्लादी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या फिर गोपालाचारी अयंगर। आपको इसका अगर राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 मेंबर्स थे। कौन कौन थे वो मेंबर्स? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर जो कि यहां पर दिया है, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपालाचारी अयंगर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सैयदुल्ला, N माधव राव एंड TT कृष्णमाचारी। ठीक है, ये 7 लोग थे इसके मेंबर। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इस कमेटी के मेंबर नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके जो बाकी के 7 मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कृष्ण स्वामी, गोपालाचारी, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सैयदुल्ला TT कृष्णमाचारी, N माधव राव, वन टू थ्री फोर फाइव 6 एंड 7। ये 7 लोग थे इसके मेंबर्स थे, और जिसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके मेंबर नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है ऑटोक्रेसी मीन्स। ऑटोक्रेसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके दिए हैं रूल बाय फ्यू, कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन, रूल बाय किंग, राजा द्वारा शासन, एब्सोल्यूट रूल बाय वन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा निरपेक्ष शासन, या रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों के प्रतिनिधि द्वारा शासन। तो देखिए यहां पर रूल बाय फ्यू, इसके लिए तो कोई टर्म यूज नहीं होता है। रूल बाय किंग, ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी एब्सोल्यूट रूल बाय वन, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा निरपेक्ष शासन होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
एब्सोल्यूट रूल बाय वन, एक व्यक्ति के द्वारा निरपेक्ष शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं। द किंग राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, राजा संविधान लिखते हैं। द किंग इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, राजा संविधान की व्याख्या करता है। द किंग एक्सरसाइज द पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राजा संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करता है। या फिर ऑप्शन डी, द किंग इज इलेक्टेड बाय द पीपल, राजा को प्रजा के द्वारा चुना जाता है। इसमें अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे तो ये तो सीधे सीधे गलत हो जाता है, क्योंकि राजा को अगर प्रजा के द्वारा चुना जाएगा तो उसमें मोनार्की नहीं रह जाती है किसी भी प्रकार की। यहां पर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी जो राजा है वो संविधान द्वारा शक्तियों का उपयोग करे तो क्या कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। द किंग एक्सरसाइज द पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राजा संविधान के द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 5, Who among the following proposed the suggestion for a constituent assembly first in 1935? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले एक संविधान सभा के लिए 1935 में प्रस्ताव रखा? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, जेपी नारायण या फिर एमएन रॉय। राइट आंसर आपको टिक करना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं जो 1935 का अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यह अधिवेशन कहां हुआ था? बॉम्बे में। 1935 का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, 34 का भी बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। सर एमएन रॉय ने इस जो अधिवेशन था इसमें ये चर्चा की थी, ये बात उठाई थी कि भारत को भी एक अपना संविधान बनाना चाहिए जिससे वो भारत में जो भी संवैधानिक गतिविधियां हैं उनको संचालित कर सकें। इसके लिए एक संविधान बनाना चाहिए और संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाना चाहिए। तो ये प्रपोजल किसने रखा था सबसे पहले? डॉक्टर सर एमएन रॉय ने ये प्रपोजल सबसे पहले रखा था। कहां पे? बॉम्बे अधिवेशन में 1935। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम which the constitutional feature of procedure for the amendment was borrowed by India। देश का नाम जिसमें से संविधान संशोधन के लिए प्रक्रिया भारत द्वारा ली गई। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के द्वारा ली गई है? क्योंकि हर देश से हमने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो भी हमें सही लगी उनको हमने अडॉप्ट किया है। तो हमने यहाँ पर ब्रिटेन से भी कुछ लिया, अमेरिका से भी कुछ चीजें जो सही थी वो उठाई हैं, साउथ अफ्रीका से भी ली हैं, जर्मनी से भी ली हैं। तो इसमें पूछा गया है जो भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से ली है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। क्योंकि वहां पर जो गांधी जी गए हुए थे केस लड़ने, वहां पर उनको जो काले और गोरों का केस था उस तरीके की चीजें थी, वहां के संविधान में उनको अमेंड करके चीजें सही हुई थी। उसी चीज को अडॉप्ट किया गया हमारे भारतीय संविधान में भी। जो अमेंडमेंट की प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर? किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसत्ता की व्यवस्था शुरू की गई? तो ये जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1909, 1919, 1935 या 1947, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1935। 1935 को क्या कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है। इसी के द्वारा भारत में जो है द्विसत्ता यानी डायरकी की सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 बातें कही गई हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है या फिर इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? रिस्ट्रिक्ट ए पर्सन टू रिमेन प्रेसिडेंट फॉर ओनली 2 टर्म्स, केवल 2 बार के लिए राष्ट्रपति बने रहने के लिए एक व्यक्ति को प्रतिबंधित करता है। अलाउ री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू अ प्रेसिडेंट पोस्ट,
राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को दोबारा चुनने की अनुमति है। Has been amended to allow a person only one term as a president. एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में केवल एक कार्यकाल की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों में से कई लोगों ने गैस कर भी लिया होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज इंडिया कहता है कि कोई भी पर्सन कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। इसके लिए कोई लिमिट हमने सेट नहीं की है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई लिमिट नहीं है जिससे कि ये कहा जा सके कि कोई व्यक्ति एक बार या दो बार ही राष्ट्रपति रह सकता है। वो कई बार भी चुना जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर मुस्लिम। जी हाँ, यहाँ पर बांटो और राज करो की जो नीति अपनाई गई थी, इसी बात को लेके कहा गया था, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल बना दिया गया था, जिसी की देन है आज पाकिस्तान। क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में एक ऐसा नियम लाया जिससे मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का निर्माण किया जाए। ठीक है, वो कौन से एक्ट में लाया गया था? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, एक्ट ऑफ 1909। उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो was the viceroy at that time in 1909। और इस सुधार को कहा क्या जाता है 1909 को? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। 1909 में एक्ट ऑफ 1909, इसी में मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Which of the following statement is incorrect about the discussion within the Constituent Assembly? निम्न में से कौन सा कथन संविधान सभा के भीतर चर्चा के बारे में गलत है? आपके ऑप्शन है, the discussion within the Constituent Assembly was also influenced by the options introduced by the public। भारतीय जो संविधान सभा के भीतर चर्चा जनता द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव से प्रभावित थी। ऑप्शन बी, द आर्गुमेंट वर रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर बट देयर वाज नो टाइम टू डिबेट पब्लिकली ऑन द प्रपोजल। अखबारों में चर्चा की खबरें थीं, लेकिन इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक रूप से बहस करने के लिए कोई समय नहीं था। द पब्लिक वाज आल्सो आस्क्ड टू सेंड देयर व्यूज ऑन व्हाट नीडेड टू बी डन। पब्लिक को भी अपने विचार भेजने को कहा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि भारत में ऐसा जब संविधान निर्माण हो रहा था सॉरी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि अखबारों में उसकी खबरें थी, ये बात सही है, लेकिन हर एक टर्म पर पूर्ण रूप से जो विश्लेषण के साथ चर्चा हुई थी वो हर जो पूरे शेड्यूल्स थे सबके साथ हुई थी, यानी जितने भी शेड्यूल्स थे उन सभी की पूर्ण रूप से चर्चा हुई, उसके बाद ही हमारे संविधान को लागू किया गया। यानी तो जो राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक रूप से बहस करने के लिए समय नहीं था। ये ऑप्शन आप ये जो बात है बिल्कुल गलत कही गई है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज पर 18th शेड्यूल। 18वीं अनुसूची के अनुसार भारत की अनुसूचित भाषा नहीं। निम्न में कौन सी भाषा है जो भारत की अनुसूचित भाषा नहीं? ऑप्शन है भोजपुरी, नेपाली, कश्मीरी या डोगरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, भोजपुरी। भोजपुरी को शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं कहा जाता है। भारत में 18वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं जो बताई गई हैं जो कि अनुसूचित हैं, जिसमें से नेपाली जो भाषा है इसको 1992 में अप्रूवल मिला था, यानी 1992 में इसको अनुसूचित किया गया था। हाल ही में 2003 में 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली
ये जो 4 लैंग्वेजेस हैं, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को सन 2003 में अनुसूचित किया गया था। कुल मिलाकर 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में अनुसूचित किया गया है 18वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हाइल फॉर्मिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड 11 सेशन विद सिटिंग ओवर 165 डेज। भारतीय संविधान का निर्माण करते हुए संविधान सभा ने 165 दिन में 11 सत्र आयोजित किए। ऑप्शन बी, ड्यूरिंग द फॉर्मिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट्स वर डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज। संविधान निर्माण के दौरान भारतीय संविधान पर खंडवार चर्चा की गई। देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। भारतीय संविधान निर्माण करते हुए संविधान सभा ने 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान निर्माण के दौरान भारतीय संविधान पर खंडवार चर्चा की गई, बिल्कुल सही बात है। हर एक क्लॉज पर डीपली डिस्कशन हुआ, उसके बाद ही जो क्लॉज है उसको अप्रूवल मिला और उसको संविधान में जगह मिली। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो आप ये दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय है। इस पे अगर बात करें तो पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो इसकी के बारे में बनाना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु बेसिकली इसमें क्या है, ये जो तमिलनाडु है इस पर श्रीलंका का बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि यहाँ पर तमिल बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं। कई सारे श्रीलंका के लोग भी यहाँ पर आके बसे हैं। यहाँ पर एक संगठन है लिट्टे। ये जो संगठन है लिट्टे, ये हमेशा से ही एक अलग मतलब अलग देश बनाना चाहता है अपने स्वयं को। लेकिन हाँ, अभी रिसेंटली बताएं आपको 1986 में इसको पूरी तरह भारत में शामिल कर लिया गया है, लिट्टे संगठन को खत्म करके। हालांकि ये पूरी तरीके से अभी भी खत्म नहीं है, इसके कई एक दो नक्सलवाद के रूप में ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। LITTE लिट्टे करके संगठन है, इसको मैं डिटेल में कभी डिस्कस करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर। ये सिक्योरिटी इशू को लेके भारत में इसकी चर्चाएं होती रहती हैं, क्योंकि ये बहुत ही अभी भी एक्टिव संगठन है, अभी भी कुछ ऐसे मिस बिहेव करता रहता है, तो भारत के लिए परेशानियां बनता रहा है। तो जो तमिलनाडु है वो भाषा के आधार पर संगठित जो है वो प्रथम राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग संगठित किया गया था। डिटेल में चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचेबिलिटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए था, जिसको आर्टिकल 17 में रखा भी गया है। भारतीय संविधान की जो रीढ़ की हड्डी एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि भारत में ये जो छुआछूत का प्रचलन है बहुत पहले से चलता आया है, अस्पृश्यता का, जिसको खत्म करना बहुत जरूरी था, जिसके बाद ही हमारा देश एक एकता के बंधन में बन सकेगा और आगे बढ़ सकेगा। तो आर्टिकल 17 में इसको डिस्कस किया गया है डिटेल से, अस्पृश्यता को खत्म किया गया है। क्वेश्चन 15, इफ अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर, यदि एक मंत्री के खिलाफ गैर विश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो क्या होता है? अ कंसर्न मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, संबंधित मंत्री इस्तीफा देता है। अ होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा हैज टू बी डिसॉल्व, लोकसभा को भंग करना पड़ता है। द पीएम एंड द कंसर्न मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए, किसी मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो वो मंत्री तो इस्तीफा देता ही देता है, साथ ही साथ पूरा जो मंत्रिमंडल होता है उसका, वो पूरी मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर अगर कोई बात आती है तब उस संबंध में प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री साथ ही साथ पूरी लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री पर गैर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब पूरी लोकसभा को भंग किया जाता है, अदरवाइज उस मंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। Which of the following directive principles of the state policy were added by 22nd amendment? 42वें संशोधन द्वारा निम्न
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसे जोड़ा गया? ऑप्शन ए है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण की सुरक्षा, या फ्री लीगल एड टू पुअर्स, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। देखिए इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पर जो 42nd अमेंडमेंट था उसमें उद्योगों के प्रबंधन में जो है वो श्रमिकों की भागीदारी निश्चित की गई है, और पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ गरीब तबके के जो लोग हैं उनको मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी, ये भी हमारे 42वें संविधान संशोधन में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द डॉक्ट्रिन दैट द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंड अंडर आर्टिकल 368 वाज प्रोपोन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन, सिद्धांत है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किए जा सकते, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया? बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय था ये। सारे ही विषय हैं जो चर्चा के विषय रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। बहुत ही बड़ा एक केस था ये, जिसमें पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड ट्रेजर इशू था, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में केस चला, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें किसी भी प्रकार से संशोधित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को आर्टिकल 368 में ये लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता, और सुप्रीम कोर्ट उनकी रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। ठीक है, इस केस के बारे में भी किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे, डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इस बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स द, भारतीय संविधान के तहत धन की एकाग्रता उल्लंघन है। ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी निर्देशक जो तत्व या निर्देशक सिद्धांत जो है उनकी उल्लंघन करता है अगर आप धन को एकाग्र करते हैं। संविधान में ये चीज कही गई है कि अगर आप धन को एकत्र करते हैं, मतलब धन को एकत्र करना गलत नहीं है, पर अवैध तरीके से धन को एकत्र करना गलत है और निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं वो भी आप लोगों को पता होगा, कई बच्चों को पता है, नहीं पता है तो मैं डेडिकेटेड वीडियो इस पे भी बना दूंगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, राज्य के विधानसभाओं के सदस्य। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगर यहाँ पर बात आती है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की, तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य और साथ साथ जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की, राज्य की विधानसभाएं हैं, उनके सदस्य भाग लेते हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्यों को वोट देने की अनुमति राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं है। हालांकि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वो वोट अपना नहीं दे सकते, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनको मनोनीत करता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू कंसीडर इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में मानने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव इन इंडिया, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, सरकार सभी धर्मों के लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। रिलीजियस इज सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, धर्म राजनीति से अलग है। माइनॉरिटी रिलीजन्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन, अल्पसंख्यक धर्मों को विशेष संरक्षण दिया जाता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि इंडिया जो है वो जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं उसको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है,
उनको हर फील्ड में मोस्ट ऑफ चीजें ऐसी हैं वहाँ जहाँ पर उनको आरक्षण भी प्रोवाइड किया जाता है, उनको इकोनॉमिकली भी हेल्प की जाती है, जिससे कि वो लोग अपना लेवल इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। माइनॉरिटी रिलीजन्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन, अल्पसंख्यक धर्म को विशेष संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नीचे आपको दिख रहा है उसको दबा दें। साथ ही साथ एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक दूसरी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।